जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दृष्टि में। ये एडुटेरिया का बीपीएससी एईडीओ का वॉल्यूम 3 एक बहुत ही बेहतरीन बुक 12 सेट का आया है, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। ये है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? 1 में है समुद्री मेहराब, 2 में है लैगून, 3 में है समुद्री गुफा, 4 में है पुलिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 और 3, समुद्री मेहराब और समुद्री गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीरपंजल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम सही क्रम है। 2 में है लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। 3 में है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। कह रहा उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 कथन सही है और 3 नंबर कथन गलत है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, जब ये प्लेटें टकराती है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। 2 में है, इस प्रक्रिया में बनने वाला मैग्मा मुख्य रूप से बेसाल्टिक होता है, जिसके कारण तटों पर सौम्य ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। 3 में है, पेरू चिली गर्त महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच विनाशकारी प्लेट सीमा का एक सटीक उदाहरण है। 4 में है, इस टकराव के कारण केवल नवीन बलित पर्वतों का निर्माण होता, भूकंपीय गतिविधियां यहाँ नगण्य होती। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 नंबर कथन सही है, 1, 2, 4 गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरावली पर्वत श्रेणी की भू आकृतिक और जलवायवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। 2 में है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर पड़ती है, जिससे राजस्थान में भारी वर्षा होती है। 3 में है, बनास नदी अरावली को पार करने वाली एकमात्र नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। 4 में है, अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता के मामले में अत्यंत समृद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वसंत विषुव लगभग 21 मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, बी में है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, सी में है, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, डी में है, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरतपुझा नदी में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुंतीपुंजा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से
कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? तो एक में है सर्बिया, दो में है चेक गणराज्य, तीन में है हंगरी, चार में है ऑस्ट्रिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया। 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नहर परियोजना है और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है और जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में है। तो कह रहा उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 युग्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है पूर्वी घाट की नदियां प्राय विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, और कारण आर में है वे लंबी दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती है और अधिक अवसाद लाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है। तो राजमहल कोयला क्षेत्र झारखंड में है, सोहागपुर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये गलत है, मध्य प्रदेश में है। और विश्रामपुर ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो 1 और 2 ये सही है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 11, स्नायु और जोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्नायु हड्डियों को जोड़ते हैं और शरीर की गति में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ए में है इसे प्रकाश प्रवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त होता है। 2 में है यह विद्युत का सुचालक है। 3 में है इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और 4 में है इसे शैलों के भेदन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 1, 3 और 4 ये तीनों कथन सही है और 2 कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया हुआ शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। 2 में है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो एक में दिया है रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। कथन 2 में दिया हुआ है रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। 3 में दिया हुआ है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। नेक्स्ट है कथन 4, कथन 4 है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है और 2 और 4 कथन गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए।
एक में है कैल्शियम, 2 में है लौह, 3 में है सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 कैल्शियम, लौह और सोडियम तीनों की आवश्यकता होती है। 16 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में प्राशन के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। 2 में है प्रतिलोम प्राशन में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या है? तो एक में है, ए में है फेज लाइन के माध्यम से विद्युत पहुंचाना, बी में है न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाना, सी में है उपकरण को अर्थ रोकना और डी में है विद्युत धारा रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक में है चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहत पैमाने पर उत्पादन होता है। 2 में है ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। कारण नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए में दिया हुआ है मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। बी में है मानव नेत्र के दृष्टि पटल में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जिन्हें शलाका और शंकु कहते हैं, जो प्रकाश को वैद्युत संदेशों में परिवर्तित करती है। सी में है दृष्टि पटल पर केंद्रित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और डी में दिया हुआ है वस्तुओं की सापेक्षिक स्थितियों को सही परख करने के लिए हमें दोनों आँख की आवश्यकता होती है। तो गलत चुनने के लिए कह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में दिया हुआ है लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण आर दिया हुआ है लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कथन सही दिया हुआ है और कारण जो है ये कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिया वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और कारण आर में दिया हुआ है साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, ए और आर कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम कान छेदने में खून नहीं बहता, इसका क्या कारण है? तो ए में दिया हुआ है हृदय कर्णपालियों को खून की आपूर्ति नहीं करता है। बी में है कर्णपाली में पाई जाने वाली उपास्थि में शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की आपूर्ति होती है। सी में है कर्णपाली मृत अविभाजक ऊतकों से बनी होती है। और डी में है कर्णपाली छेदन में इस्तेमाल होने वाली सुई पूरी तरह से रोगाणु मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्णपाली में पाई जाने वाली उपास्थि में शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? एक में है सिलिकॉन, 2 में है क्वार्ट्ज, 3 में है सिरेमिक, 4 में है जर्मेनियम। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4 सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एक में है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, दो में है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और तीन में दिया हुआ है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। गहरा नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3, ये तीनों होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रोडो का एक सामान्य रोग है? तो एक में है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, दो में है रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, तीन में है रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा और चार में है रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं? तो ए में है एसिटिक अम्ल एवं फास्फोरिक अम्ल, बी में है एसिटिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में है नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, डी में है हाइड्रोजन क्लोराइड एवं एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया हुआ है साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। 2 में है वायुमंडल में प्रकाश का रक्त लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। और 3 में बायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण या काला दिखाई देगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, आयोडीन युक्त लवण क्या है? ए में है पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण, बी में है आणविक आयोडीन और साधारण नमक का मिश्रण, सी में पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के संयोजन से बना यौगिक, डी में है आणविक आयोडीन और साधारण नमक के संयोजन से बना यौगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 में है जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन 2 में किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन 3 में है ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल कथन 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 में यह एक लघु गणकीय पैमाना है, 2 में है पैमाना 0 से 14 तक सीमित है क्योंकि पानी का आयनिक गुणनफल लगभग 10⁻⁻14 है, 3 में पीएच मान जितना कम होगा विलयन की अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 कथन सही है और 2 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? 1 में अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, बी में है राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, सी में है 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई,
डी में है उपर्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों कथन ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है, गलत कथन को चुनना है। तो ए में है सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार की राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। बी में इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानों पर धरना देने एवं शांतिपूर्ण विरोधी को स्वीकृति दिया गया। सी में समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। डी में दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक कथन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में मुगल शासक का नाम है और सूची 2 में संबंधित मुगल शासक से संबंधित मकबरा दिया हुआ है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया क्योंकि ए में 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि अस्थायी बंदोबस्त राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थे। बी में है रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। सी में है राज्य में रैयत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया। डी में है उपर्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिली। 2 में है उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है बरनी-हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है। तो ए में है बहमनी साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण, बी में विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण, सी में होयसल साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण, डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये बरनी-हट्टी की लड़ाई जो विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण था।
क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो ये था कलकत्ता 1906 में, और दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो ए में है मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया जाना। बी में है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। सी में है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। और डी में मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार कर ली गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया, ये नहीं था, ये प्रावधान नहीं किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। और 45 नंबर में कह रहा है अंतर्गत शामिल नहीं था, तो ये सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो एक में द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। बी में है, दो में है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। 3 में द इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। और 4 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये था डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 48 है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसको कल्हण ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित के भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये पंचायतन शब्द जो है ये हो जाएगा मंदिर रचना शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन डब्ल्यू हंटर का है। डब्ल्यू हंटर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में ये कथन लिखे थे। और ये जो पुस्तक है द इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक ये डब्ल्यू हंटर है, जो 1871 ईस्वी में बुक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक में है प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 2 में भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और 3 में संविधान सभा के लागू होने की तिथि। तो संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 4 में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसको कह रहा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। उसके बाद हो जाएगा संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949। और लास्ट में होगा 3 संविधान सभा के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा बी 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 52 है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में एक तरफ सूची समिति का नाम दिया गया है और सूची 2 में है नियुक्ति का बस। तो एक ए में है बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी 1977 में। एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना हुई थी 1986 में और पी.के. थुंगन समिति की स्थापना हुई थी 1988 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए में है कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। बी में है राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। सी में है निर्वाचक गण में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते और डी में है एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में भारत में दैनंदिन रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती है। कथन 2 में भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसमें सही कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में भारत संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। 2 में भारत संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण से संबंधित है। 3 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19A जोड़ा गया और 4 में सन 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 दोनों सही है, 2, 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 में सूचना आयुक्तों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। 2 में मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 3 में मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, केवल 2 सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन में दिया राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण आर में भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में संविधान का अनुच्छेद 109 कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। 2 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 3 में दिया हुआ है, धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है, 1 ऑप्शन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 61 है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ए में है वस्तुओं का निर्यात आयात, बी में है सेवाओं का निर्यात आयात, सी में एक तरफा हस्तांतरण और डी में है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, फिलिप्स वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक में है, यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करता है। दो में इसके अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। एक में है केवल एक, दो में बी में केवल एक केवल दो, सी में एक और दो दोनों, डी में न तो एक न ही दो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण क्या है? ए में है इन वस्तुओं का प्रतिस्थापन प्रभाव बहुत अधिक होता है, बी में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को छोड़ इसी पर निर्भर हो जाते हैं, सी में है यह केवल विलासिता की वस्तुओं पर लागू होता है, डी में है आय बढ़ने पर इनकी मांग तेजी से बढ़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को छोड़ इसी पर निर्भर हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? तो एक में भारत चीन युद्ध 1962 और दो में भारत पाक युद्ध 1965, दो में है लगातार 2 वर्षों का भीषण सूखा, तीन में मुद्रा का अवमूल्यन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ये तीनों कारण उत्तरदायी थे योजना अवकाश के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधारण लागत और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को कौन स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 67 है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में क्या सत्य? एक में गिनी गुणांक का मान 0 होने का अर्थ है पूर्ण असमानता, दो में है लॉरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा असमानता उतनी ही कम होगी, तीन में गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के नीचे के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, कूट में दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 कथन सही है और 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही आंसर हो जाएगा ए, अरलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है। असत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से उत्तर कीजिए। एक में है नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, और 2 में है जवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों गलत है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।